गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम क्लास इंटर में अध्याय 5 में भारत में परिवार तथा नातेदारी व्यवस्था के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे और इस अध्याय का अध्ययन करेंगे। इसमें आपको ये जानना सबसे पहले ज़रूरी है कि परिवार और नातेदारी व्यवस्था क्या है। परिवार और नातेदारी ऐसी संस्थाएं हैं जिनकी विवेचना सबसे अधिक समाजशास्त्रियों ने की है। परिवार इस कारण से एक संस्था है कि परिवार के नियम ही व्यक्ति को अनुशासन में रहना तथा व्यवहार करने के तरीके आदि के बारे में सिखाता है। परिवार ही मनुष्य को एक जैविकी प्राणी से सामाजिक प्राणी बनाने में सहायता करता है और वैवाहिक और पारिवारिक संबंधों से जिस बड़ी व्यवस्था का निर्माण होता है उसी को हम नातेदारी अथवा रिश्तेदारी कहते हैं। सभी समाजों में परिवार और नातेदारी से संबंधित नियम हैं, सामाजिक संरचना की प्रकृति को प्रभावित करते हैं। यही कारण है कि किसी समाज के ढांचे को समझने के लिए परिवार और नातेदारी जैसी संस्थाओं को समझना आवश्यक हो जाता है। भारतीय समाज की विशेषता यह है कि यहाँ विभिन्न धार्मिक समुदायों का अलग अलग क्षेत्रों में निवास करते हैं। विभिन्न प्रकार की संस्कृतियाँ और भिन्नता इनमें देखने को मिलती है और तथा इसी दृष्टिकोण से भारतीय समाज को एक विविध और विभिन्न समुदायों, परिवार और नातेदारी संबंधी प्रकृति को स्पष्ट करके समझा जा सकता है, क्योंकि भारतीय समाज एक ऐसा समाज है जहाँ पर विभिन्न धार्मिक, सामाजिक और विभिन्न प्रकार के मतों को मानने वाले लोग एक साथ रहते हैं। अब आप क्वेश्चन आता है कि भारत में परिवार, तो किसी भी समाज की संरचना को से परिवार को एक बुनियादी इकाई के रूप में देखा जाता है। परिवार के आधार पर ही किसी समाज में व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों और उसके व्यवहार करने के तरीकों को समझा जा सकता है। समाज और संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखने में परिवार का योगदान सबसे अधिक होता है। इसी के द्वारा व्यक्ति सामाजिक, धार्मिक क्रियाएं तथा जितनी भी उसकी आवश्यकताएं हैं, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे बच्चों का सामाजिकरण हो, चाहे उनका पालन पोषण, ये सब कुछ परिवार के द्वारा ही संभव होता है। इसमें क्योंकि इसमें जो परिवार होता है बच्चों के पालन पोषण करने में, परिवार के सदस्यों को सुरक्षा देने में भी योगदान करता है। इसमें कुछ समाजशास्त्रियों परिवार की परिभाषाएं दी हैं। सबसे पहले आपने देख लीजिए कि परिवार की परिभाषा मैकाइवर के अनुसार परिवार की एक व्याख्या एक छोटे और यौन संबंधों पर आधारित उस समूह के रूप में की है जिसमें बच्चों के पालन पोषण और जन्म की व्यवस्था की जाती है। दूसरा आपका आया बर्जेश्वर लॉक के अनुसार परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो विवाह, रक्त या गोद लेने के संबंध द्वारा बंधे होते हैं, एक छोटी सी गृहस्थी का निर्माण करते हैं तथा जिसमें एक सामान्य संस्कृति के अनुसार सदस्यों की देखरेख की जाती है। फिर आपका आता है कि कहने का तात्पर्य है कि परिवार ही एक ऐसी संस्था है जिसमें जन्म से लेकर मृत्यु तक सुरक्षा भी प्रदान की जाती है और सभी जितने भी कर्मकांड हैं वो परिवार के द्वारा ही संभव हैं। इसमें इसी तथ्य को ध्यान में रखकर इसके महत्व को समझाते हुए एंडरसन ने लिखा है, परिवार का एक रूप वह है जिसमें हम जन्म लेते हैं और दूसरा रूप वह है जिसमें हम स्वयं बच्चों को जन्म देते हैं। इसीलिए परिवार तथा प्रजनन का परिवार कहा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो परिवार के इन दोनों रूपों से न जुड़ा हो, वह किसी न किसी रूप में इसका सदस्य होता है। विभिन्न समाजों में सभी परिवारों की प्रकृति एक जैसी नहीं होती। सभी समाजों में परिवार की प्रकृति भिन्न भिन्न होती है। इसी एक सामान्य वर्गीकरण के रूप में समाजशास्त्र ने परिवार के 3 मुख्य प्रकारों का उल्लेख किया है, जिसे हम एकाकी परिवार, विस्तृत परिवार तथा संयुक्त परिवार कहते हैं।
इस दशा में ज़रूरी है कि परिवार के इन परिवारों के अर्थ और इनकी विशेषताओं को समझा जाए। पहले इनके प्रकार जानेंगे। प्रकार कितने हैं? 3। पहला है एकाकी परिवार, दूसरा विस्तृत परिवार, तीसरा संयुक्त परिवार। इन प्रकारों के साथ साथ इनकी विशेषताओं को भी हम समझेंगे। तो पहला आपका आया परिवार के प्रकार में एकाकी तथा मूल परिवार, इसे मूल परिवार भी कहते हैं। ऐसे परिवार आकार में बहुत छोटे होते हैं क्योंकि इनका निर्माण पति पत्नी और उनके बच्चों आदि से होता है। जैसे ही व्यक्ति किसी पुत्र या पुत्री का विवाह हो जाता है, उसका एक अलग परिवार स्थापित हो जाता है। नगरीय परिवार तथा पश्चिमी देशों के अधिकांश परिवार इसी तरह के होते हैं। मूल परिवार को परिभाषित करते हुए आगबर्न तथा निमकॉफ ने लिखा है कि परिवार बच्चों तथा बिना बच्चों वाले पति पत्नी अथवा किसी पुरुष या स्त्री के साथ रहने वाली उसकी संतानों का एक स्थायी संगठन है। मूल परिवारों को इस प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए मैकाइवर तथा पेज ने इनकी निम्नांकित 8 विशेषताओं का उल्लेख किया है। पहली विशेषता क्या है एकाकी परिवार की? सार्वभौमिकता। क्या है? सार्वभौमिकता। तो ये क्या है? सामाजिक विकास के विभिन्न स्तरों पर परिवार सभी समाजों में पाया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति जन्म लेने के परिवार या जन्म देने के परिवार में से किसी एक का वह सदस्य होता है। इसका कारण परिवार द्वारा सभी सदस्यों की मौलिक आवश्यकताओं का पूरा करना होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अपने सामाजिक विकास के लिए जो भी व्यक्ति होता है उसका किसी न किसी परिवार से वह जुड़ा होता है और किसी न किसी परिवार का वह सदस्य होता है और अपनी सभी मौलिक आवश्यकताओं को परिवार के द्वारा ही पूरा करता है। दूसरी विशेषता यह है कि भावनात्मक आधार। परिवार के सदस्य किसी न किसी भावनात्मक आधार पर जुड़े होते हैं, एक दूसरे से बंधे होते हैं, जैसे कि सदस्यों का पारस्परिक त्याग, स्नेह की भावना, बच्चों के पालन पोषण की व्यवस्था, सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा तथा मिलजुल कर कार्य करने से परिवार का भावनात्मक आधार बहुत प्रभावपूर्ण बन जाता है। दूसरा आपका आता है रचनात्मक प्रभाव। रचनात्मक प्रभाव क्या है? परिवार की प्रकृति इसलिए रचनात्मक होती है क्योंकि इसी के द्वारा बच्चों के समाजीकरण का विकास होता है। समाजीकरण का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि जैसे किसी बच्चे को अगर समाज से अलग कर दिया जाए शुरू से, मतलब उसे ना किसी से मिलने दिया जाए, ना परिवार के सदस्यों से बातचीत करने दी जाए और उसे एक अलग स्थान पर छोड़ दिया जाए, तब आप देखेंगे कि परिवार का वो ना तो परिवार के सदस्यों को जान पाता है और ना ही वो किसी प्रकार की वह क्रिया करने में सक्षम होता है। उसका धीरे धीरे मानसिक विकास रुक जाता है। शारीरिक विकास तो होता है लेकिन मानसिक विकास रुक जाता है। कारण यह है कि वो समाज से बिल्कुल अलग है। इसलिए समाजीकरण के लिए उसे समाज का सहारा लेना पड़ता है, परिवार का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए उसका जो रचनात्मक प्रभाव है वो बच्चे के ऊपर पड़ता है। जैसे परिवार के प्रत्येक उद्देश्य जो जितने भी परिवार के सदस्य होते हैं उस बच्चे के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है, चाहे रचनात्मक हो, चाहे कलात्मक हो, चाहे किसी भी प्रकार का हो, उसका बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ता है। दूसरा आपका चौथी विशेषता है कि छोटा आकार। दूसरे समूह की तुलना में परिवार बहुत छोटा समूह है। इसके सदस्य केवल वही व्यक्ति होते हैं जिन्होंने इस परिवार में जन्म लिया होता है अथवा विवाह संबंधों के द्वारा इसमें सम्मिलित होते हैं। ये तो आपकी एकाकी परिवार की विशेषताएं हैं। अगला आपका पांचवा है सामाजिक ढांचे में केंद्रीय स्थिति। सामाजिक ढांचा क्या है? परिवार का संगठन ही किसी समाज के ढांचे का वास्तविक आधार होता है। परिवार के संगठन के अनुसार ही सामाजिक ढांचा भी बदलने लगता है। जैसे जिस प्रकार से हमारा परिवार का रहन सहन होगा, जिस प्रकार से हमारे परिवार की आय होगी और हमारे तौर तरीके व्यवहार करने के ढंग होते हैं, उसी प्रकार हमारा सामाजिक ढांचा भी बनता जाता है और समाज में हमारा स्थान जो होता है वो उसी प्रकार का
हो जाता है। फिर आपका अगला आता है सदस्यों के असीमित दायित्व। परिवार एक ऐसा समूह है जिसमें व्यक्ति उन सभी दायित्वों को पूरा करता है जो उसकी योग्यता और क्षमता के अनुकूल होते हैं। ऐसे दायित्व पारस्परिक कर्तव्यों और सहयोग के द्वारा पूरे किए जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जितने भी परिवार के सदस्य होते हैं उनके असीमित दायित्व होते हैं, उन सभी को वह परिवार में रहकर ही उन दायित्वों को पूरा करता है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है। अगला आपका आ गया सामाजिक नियमन। समाज को नियमबद्ध बनाने के रखने के लिए कुछ आदर्श नियमों, रीति रिवाजों को और शिष्टाचार के तरीकों द्वारा संबंधों का विशेष महत्व होता है। परिवार द्वारा इन सभी का पालन नियमबद्ध रूप से करने पर बल दिया जाता है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जो समाज के नियम हैं, रीति रिवाज हैं, प्रथाएं हैं, लोक रीतियाँ हैं, या जो हमारे परिवार के बनाए हुए नियम हैं, उन सभी का हमारे संबंधों में विशेष महत्व होता है और परिवार द्वारा इन सभी नियमों का नियमबद्ध रूप से पालन करना जरूरी होता है और इस पर परिवार भी उन्हें करने के लिए बल देता है। अगला है आपका परिवार का स्थायी व अस्थायी स्वभाव। परिवार की प्रकृति स्थायी होने के साथ साथ इसका रूप अस्थायी होता है, जैसे पति पत्नी का विवाह विच्छेद, परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु होना या किसी नए सदस्य का जन्म होना तथा विवाह के द्वारा किसी नए सदस्य का आगमन होना या किसी अन्य सदस्य का आगमन हुआ, ये सभी वे दशाएं हैं जो परिवार में पैदा होने वाले परिवर्तन को स्पष्ट करती हैं। अब आपका आया पहला, तो ये आपका हो गया एकाकी परिवार अथवा मूल परिवार। एकाकी परिवार का से तात्पर्य है कि ये आकार में बहुत छोटे होते हैं और इनमें एक उसके विवाहित पति पत्नी और उसके बच्चे ही इसमें एक साथ रहते हैं। ये केवल एक या दो पीढ़ी के लोग होते हैं, केवल उन्हीं का जिनका विवाह संबंध में बन जाते हैं। ऐसे परिवार नगरीय क्षेत्रों में तथा पश्चिमी देशों में अधिकांश रूप से देखने को मिलते हैं। दूसरा आपका हो गया विस्तारित परिवार। इन्हें विस्तृत परिवार भी कहा जाता है। विस्तारित परिवार वह है जिसमें एक दंपति की अविवाहित संतानों के साथ उसके विवाहित पुत्र की पत्नी और उसके बच्चों का भी समावेश होता है। इस प्रकार इन परिवारों में साधारणतया 3 पीढ़ी के लोग एक साथ रहते हैं। भारत के नगरीय क्षेत्रों तथा अधिकांश जनजातियों में इसी तरह के परिवारों का प्रचलन है। परिवार के इस रूप को स्पष्ट करते हुए वर्गीस और लॉक का कथन है कि परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो रक्त, विवाह अथवा गोद देने के संबंधों द्वारा संगठित होता है, एक छोटी सी गृहस्थी का निर्माण करता है तथा एक सामान्य संस्कृति के अंतर्गत सदस्यों की देखरेख करता है। इससे स्पष्ट है कि यदि किसी दंपति के कोई संतान ना हो तो उसे गोद लिए गए बच्चे तथा कुछ समय बाद बड़े होने पर उसे उस संपत्ति का मालिक बना दिया जाता है और उसके पत्नी और बच्चे को भी इस विस्तारित परिवार में सम्मिलित कर लिया जाता है। तीसरा आपका आया संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार क्या है? संयुक्त परिवार से तात्पर्य है कि इसमें एक ही पूर्वज के 3-4 पीढ़ी के सदस्य एक साथ रहते हैं, एक ही चूल्हे का बना हुआ, मतलब एक ही रसोई का पका हुआ भोजन करते हैं, एक ही साथ पे त्योहारों को मनाते हैं। दूसरा ये है कि इसकी मुख्य विशेषता ये है कि इसमें जो परिवार का सदस्य मुखिया जो होता है उन्हीं के देखरेख में पूरे परिवार का संचालन किया जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंसी, महत्वपूर्णता परिवार के मुखिया को दी गई है। परिवार का मुखिया कोई बड़ा बूढ़ा भी हो सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति भी हो जा सकता है जो पूरे परिवार का पालन पोषण कर सके और उनकी देखभाल कर सके। और इस परिवार की, संयुक्त परिवार की एक विशेषता ये भी है कि इसमें जितने भी कार्य किए जाते हैं वो मुखिया की देखरेख में ही किए जाते हैं। एक राजकोष, मतलब एक धनकोष होगा और
उसमें जितनी भी परिवार की आय होगी वो सब इकट्ठा की जाती है और परिवार का मुखिया ही उस आय का स्वामी होता है और उसी के कथनानुसार उस धन का व्यय किया जाएगा, आवश्यकता पड़ने पर उसका खर्च किया जाएगा। तो इसमें ये है ध्यान देना कि जो संयुक्त परिवार है और विस्तृत परिवार में क्या अंतर है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि संयुक्त परिवार और विस्तृत परिवार में क्या अंतर है। तो पहला अंतर देख लीजिए कि विस्तारित परिवार वह है जिसमें दंपति की अविवाहित संतानों के अतिरिक्त विवाहित पुत्र की पत्नी और उसकी संतानों का भी समावेश होता है। और संयुक्त परिवार में एक पूर्वज के सभी विवाहित पुत्रों और उनकी आगामी 3-4 पीढ़ियों के तक के सभी सदस्य साथ साथ रहते हैं। दूसरा है विस्तारित परिवार और उसके संयुक्त परिवार का अंतर। विस्तारित परिवार में एक व्यक्ति तथा उसके विवाहित पुत्र की अपनी आय का इच्छानुसार उपयोग करने की स्वतंत्रता रहती है, जबकि संयुक्त परिवार में कोई भी सदस्य मुखिया की इच्छा के बिना अपनी आय का उपभोग नहीं कर सकता है, परंतु विस्तारित परिवार में वह अपनी आय का उपभोग कर सकता है। तीसरा अंतर यह है कि आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक व्यवहार के क्षेत्र में विस्तारित परिवार के सदस्य काफ़ी स्वतंत्र होते हैं। इससे भिन्न संयुक्त परिवार के प्रत्येक सदस्य को परिवार के मुखिया के आदेशों का पालन करना पड़ता है, परिवार के मुखिया के इच्छानुसार चलना पड़ता है और उसी के अनुसार व्यवहार करना आवश्यक होता है। तो ये हो गया आपका विस्तारित और संयुक्त परिवार में अंतर। अब अगला क्वेश्चन आता है कि पितृसत्तात्मक तथा मातृसत्तात्मक परिवार क्या है, इसमें क्या अंतर है। और जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है पितृसत्तात्मक परिवार क्या है, तो कुछ समाजशास्त्र ने परिवार की प्रकृति तथा परिवार में स्त्री और पुरुष सदस्यों के अधिकारों को स्पष्ट करने के लिए इसे अन्य 2 भागों में विभाजित किया है। पहला कौन सा है, पितृसत्तात्मक परिवार, दूसरा है मातृसत्तात्मक परिवार। पितृसत्तात्मक परिवार वे होते हैं जिनमें पुरुष प्रधान होता है। पुरुष यानी कि पुरुष जो होता है वह मुखिया होता है और उसे वंश की परंपरा में अधिक महत्व दिया जाता है। वंश परंपरा पिता के नाम पर चलती है। विवाह के बाद बेटे की पत्नी और सास ससुर और पति के साथ रहते हैं, जबकि बेटियां विवाह के बाद अपने पति के घर चली जाती हैं। साधारणतः ऐसे परिवारों में स्त्रियों की तुलना में पुरुषों के अधिकार अधिक होते हैं। जीविकोपार्जन का काम मुख्य रूप से पुरुष सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है और जितना भी और भी कार्य है कि जो भी हैं वो पुरुषों के द्वारा ही संचालन कराए जाते हैं, क्योंकि सिर्फ जो पुरुष है वही परिवार का मुखिया होता है। उसी को आगे वंश चलाना, परिवार का पालन पोषण करना, इन सब की जिम्मेदारी पुरुषों की ही होती है। दूसरा आपका आता है मातृसत्तात्मक परिवार, जिसमें बच्चों की माँ अथवा समाज के रीति रिवाजों के अनुसार परिवार की किसी भी स्त्री सदस्य के नाम से जाना जाता है। वंश की परंपरा को बनाए रखने में स्त्रियों की भूमिका प्रमुख होती है। दूसरी बात, मातृसत्तात्मक परिवार का जो मुखिया होती है वो कोई महिला सदस्य होती है। इसमें जो महिला होगी उसकी जब आगे वंश चलेगा तो महिला की बेटी को मिलेगा, यानी कि उसकी पुत्री को, उसके बाद उसकी पुत्री को। कहने का तात्पर्य है कि जो भी सत्ता चलेगी वो माता के वंश के आधार पर चलेगी। इसमें क्या होता है कि जो भी पुरुष इनसे शादी करेगा या विवाह करेगा वह उस स्त्री के घर पे जाकर रहेगा, जबकि पितृसत्तात्मक में क्या है कि इसमें जो पुरुष किसी स्त्री से विवाह करता है तो वह स्त्री उसके साथ में, लेकिन इसमें उसका विपरीत होता है। इसमें जो पुरुष स्त्री से विवाह करता है वो पुरुष स्त्री के घर पर जाकर उसके रहता है। इसमें अथवा अगर मान लीजिए ऐसा नहीं है तो जो पुरुष होगा वो अपनी बहन के साथ में उसके घर जाकर उसके परिवार की देखभाल करता है। अगर
सपोज करिए कि मतलब किसी पुरुष की शादी नहीं होती या विवाह नहीं करता है, तो ऐसा पुरुष अपनी बहन के घर जाके उसके परिवार की देखभाल करेगा। तो ये यहाँ पे है कि अगर नहीं है तो वो जो जिसने विवाह किया है वो व्यक्ति उस स्त्री के घर पर जाकर रहेगा, जैसे कि यहाँ इसका विपरीत होता है। दूसरा है कि मातृवंश तथा मातृतंत्र में क्या अंतर है। इसका भी एक छोटा सा देख लीजिए, यह क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि मातृवंश तथा मातृतंत्र में क्या अंतर है। जब हम परिवारों का विभाजन पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक परिवारों के रूप में करते हैं, तब हम अनेक दशाओं में मातृसत्तात्मक परिवार, मातृस्थानीय तथा मातृवंशीय भी होते हैं। जिस तरह पितृसत्तात्मक परिवार में संपत्ति का अधिकार पिता से पुत्र को होता है, उसी प्रकार मातृसत्तात्मक परिवार में माता से पुत्री को संपत्ति का अधिकार मिलता है, फिर उसके बाद उनकी पुत्रियों को मिलता है। फिर अनेक दशाओं में पुरुष का विवाह के बाद भी अपनी पत्नी के माता पिता के घर जाकर रहना होता तथा वंश परंपरा भी किसी स्त्री पूर्वज के नाम से ही चलती है। जो परिवार मातृसत्तात्मक होते हैं उनसे संबंधित व्यवस्था को हम मातृतंत्र कहते हैं। कहने का तात्पर्य कि जो सत्ता मातृवंशी परिवारों के तहत चलती है उसी को हम मातृतंत्र कहते हैं। यह जो ये मातृसत्तात्मक परिवार हैं वो मेघालय में रहने वाली खासी और जैंतिया जनजाति में पाई जाती हैं। किसमें पाई जाती हैं? मेघालय में रहने वाली खासी और जैंतिया जनजाति में पाया जाता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है कि भारतीय संयुक्त परिवार। अगला आपका क्वेश्चन है ये कि भारतीय संयुक्त परिवार की क्या विशेषताएं हैं और इनमें किसका समावेश किया, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इसका हम अध्ययन करेंगे। अब हम भारतीय संयुक्त परिवार के बारे में अध्ययन करेंगे। संयुक्त परिवार के भारत की पूरी सांस्कृतिक विरासत में संयुक्त परिवारों का विशेष महत्व है। एक साधारण भारतीय के लिए परिवार का अर्थ संयुक्त परिवार से ही होता है। संयुक्त परिवार की प्रकृति को स्पष्ट करते हुए इरावती कर्वे जो एक समाजशास्त्री हुई हैं उन्होंने लिखा है, जिन्होंने संयुक्त परिवार पर विस्तृत चर्चा की है और रिसर्च किया है। उन्होंने लिखा है कि संयुक्त परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो एक ही घर में रहते हैं, एक ही रसोई का बना भोजन करते हैं, जिसकी संपत्ति का रूप संयुक्त होता है, पूजा उपासना में मिलजुल कर भाग लेते हैं। परिवार के जितने भी सदस्य किसी न किसी रूप में एक दूसरे के रक्त संबंधी होते हैं। भारतीय समाज में संयुक्त परिवार की इन्हीं विशेषताओं के आधार पर के.एम. पडिक्कर ने लिखा है कि हिंदू समाज की इकाई व्यक्ति नहीं बल्कि संयुक्त परिवार है। कानूनी रूप से जब हम उसी परिवार को संयुक्त परिवार कहते हैं जिसमें 4 या उससे अधिक पीढ़ियों के सदस्य एक साथ रहते हैं और जिनके बीच संपत्ति का बंटवारा न हुआ हो। आर.पी. देसाई ने गुजरात की मऊहा जैसे छोटे नगरों में परिवारों का अध्ययन करके संयुक्त परिवार के 3 मुख्य रूपों का उल्लेख किया है। पहला है आपका परंपरागत संयुक्त परिवार। तो इसका तात्पर्य है कि जब 3-4 पीढ़ियों के लोग एक ही रूप में एक ही घर में सम्मिलित रूप से रहते हैं, संयुक्त परिवार के स्वामी होते हैं, संयुक्त संपत्ति के स्वामी होते हैं तथा परिवार में आयोजित विभिन्न अनुष्ठानों में सामूहिक रूप से हिस्सा लेते हैं। ऐसे परिवारों को हम परंपरागत परिवार या संयुक्त परिवार कहते हैं। दूसरा आपका आता है प्रकार्यात्मक परिवार, जिसे हम आज के समय में एकाकी परिवार कहते हैं। ये इसी का रूप है। या वे परिवार हैं जिनकी स्थापना एक संयुक्त परिवार से संबंधित कुछ व्यक्तियों द्वारा एक अलग घर में रहने से होती है, परंतु जो भी उनकी इच्छा या जो भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं, मतलब कहने का तात्पर्य कि अलग होने के बाद भी वो किसी न किसी भावनात्मक की भावना से वो अपने परिवार के सदस्यों से जुड़े रहते हैं और
किसी बुजुर्ग की या मतलब जो बड़ा बूढ़ा होता है उसकी राय से ही अपने कार्य करते हैं, उनके निर्णय को मानते हैं। अलग रहने के बाद भी उनकी इच्छा के विरुद्ध किसी भी कार्य को नहीं करते हैं। ये आपका हो गया प्रकारात्मक संयुक्त परिवार। तीसरा आता है आपका सीमांत संयुक्त परिवार। देसाई के अनुसार सीमांत संयुक्त परिवार वह होता है जिसमें माता पिता के साथ उनके एक या एक से अधिक विवाहित पुत्र, उनके बच्चे साथ साथ रहते हैं। साधारणतः इन्हीं को हम विस्तारित परिवार भी कहते हैं। कहने का तात्पर्य कि जो हम अभी हमने पीछे पढ़ा था विस्तारित परिवार, उनका जो सदस्य एक या दो परिवार के बच्चे जो मतलब विवाह करने के पश्चात अलग हो जाते हैं और उनके माता पिता उनके साथ में रहते हैं, या कोई गोद लिया हुआ बच्चा होता है जो आगे उसे परिवार संभालना होता है, ऐसे परिवारों को हम विस्तारित परिवार कहते हैं। अब आता है कि संयुक्त परिवार की विशेषताएं क्या हैं। तो संयुक्त परिवार की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसका आकार बड़ा होता है। पहला क्या है? बड़ा आकार। एक संयुक्त परिवार में 3 से 4 पीढ़ियों के सदस्य रहते हैं। इसमें रहते हैं परंपरागत रूप से संयुक्त परिवार सदस्यों की संख्या 40 से 50 तक होती है। अब जन्म दर कम हो जाने के कारण परिवार का आकार कुछ छोटा हो रहा है, लेकिन एकाकी परिवारों की तुलना में इनका आकार आज भी बड़ा होता है। क्योंकि कारण यह है कि सभी से जो सदस्य हैं 3-4 पीढ़ियों के एक साथ रहते हैं और एक ही मुखिया का कहना भी मानते हैं। दूसरी इसकी विशेषता है कि सामान्य निवास। हम उसी परिवार को एक संयुक्त परिवार कहते हैं जिसमें सभी सदस्य एक ही घर में रहते हैं, एक ही, आज भी उनके रहन सहन के तरीकों में कोई भी परिवर्तन नहीं आया है। संयुक्त परिवार के सदस्य अलग 2-3 घरों में रहते हुए भी अपने जितने भी अनुष्ठान हैं, कोई त्यौहार है, पूजा है, उत्सव है, उसमें सब लोग एक ही साथ मिलजुल कर सहभाग करते हैं और सब लोग एकत्रित होकर अपने कर्तव्यों का पूरा करते हैं। तीसरा आपका विशेषता है कि सामान्य रसोई। संयुक्त परिवार के सभी सदस्य एक ही रसोई का बना भोजन करते हैं। इसमें सभी जो घर की स्त्रियां होती हैं वो सभी लोग भोजन बनाने में सहयोग करती हैं। परिवार की किसी मुखिया वयोवृद्ध महिला इसका संचालन करती है और उसी के अनुसार जो भी कार्य होता है सभी स्त्रियों को बांट दिया जाता है और वही सब लोग इस कार्य को पूरा करती हैं। तीसरा आपका है संयुक्त संपत्ति। संयुक्त परिवार की एक विशेषता यह भी है कि इसमें जो भी संपत्ति होती है वो सभी की कानूनी तौर पर, सामाजिक तौर पर में बंटवारा नहीं होता है और जो परिवार का सबसे वयोवृद्ध पुरुष या सदस्य होता है, परिवार की सभी सदस्यों की आवश्यकताओं के अनुसार जो भी संपत्ति होती है उनकी आवश्यकता के अनुसार उनकी आवश्यकताओं को पूरा करती है, उनके खर्च को वहन करती है और जो सदस्यों द्वारा जो अर्जित आय होती है वो एक साथ रखी जाती है और जिसकी देख रेख में पूरा परिवार या मुखिया जो है उसके सबकी देखभाल करता है और जिसकी परिवार के सदस्यों की जो आवश्यकताएं होती हैं उनको पूरा करता है। 5वीं विशेषता यह है कि इसमें कर्ता की प्रधानता होती है। पर क्या है कि संयुक्त परिवार के मुखिया को जो है कर्ता कहा जाता है। मतलब जितना भी कार्य है, चाहे आय से संबंधित हो, चाहे संपत्ति से संबंधित हो, या किसी का विवाह करना हो, या किसी कार्य में खर्च करना हो, या किसी सदस्य को किसी प्रकार की आवश्यकता है या उसे पैसों की आवश्यकता है या कोई दुर्घटना हो जाती है, जितने भी प्रकार के काम सौंपना होता है उसमें कर्ता की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसी कारण संयुक्त परिवार में कर्ता को परिवार का संचालक माना जाता है, यानी संचालन करने वाला। अगला है आपका अधिक स्थायित्व। अगली विशेषता है
अधिक स्थायित्व। एकाकी परिवार की तुलना में संयुक्त परिवार की प्रकृति काफ़ी स्थायी होती है। एक संयुक्त परिवार के सदस्य में एक दूसरे के सहयोग देने और हम की भावना होती है। बेकारी, बीमारी, दुर्घटना की दशा में प्रत्येक सदस्य की देखरेख करना तथा उनका सहयोग करना परिवार के दूसरे सभी सदस्यों की जिम्मेदारी होती है। सातवीं विशेषता है परंपराओं की प्रधानता। भारतीय समाज में कई प्रकार के त्यौहार, प्रथाएं और परंपराएं सम्मिलित होती हैं और इसे हम सभी लोग मनाते भी हैं। संयुक्त परिवारों की धार्मिक परंपरा का संबंध परिवार की वंश परंपरा से भी होता है। संयुक्त परिवार के सभी सदस्य इसमें मिलजुल कर सहभाग करते हैं। परिवार में पूजा जिस ढंग से की जाती है, पीढ़ी दर पीढ़ी उसी रूप में आगे भी वह पूजा उसी रूप में चलती रहती है। जो भी रीति रिवाज या प्रथाएं होती हैं वह पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे को हस्तांतरण होती रहती हैं, मतलब आगे बढ़ती जाती हैं। धार्मिक क्रियाओं में सहभाग के कारण ही संयुक्त परिवार के सदस्यों में अपनेपन की भावना पाई जाती है। अगली विशेषता यह है कि समाजवादी व्यवस्था। आपने सुना भी होगा और देखा होगा, कहीं ना कहीं ये स्लोगन लिखा रहता है कि समाजवादी व्यवस्था का एक मूल सिद्धांत है प्रत्येक सभी के लिए और सभी प्रत्येक के लिए। यही हमारी जो व्यवस्था है संयुक्त परिवार की भी होती है। इसे ध्यान में रखते हुए सदस्यों के बीच कार्यों का बंटवारा होता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की योग्यता और क्षमता का अधिकतम उपयोग किया जा सके। कोई व्यक्ति चाहे कितनी भी आजीविका उपार्जित करता हो, लेकिन सभी सदस्यों के उनकी ज़रूरत के अनुसार ही सुविधाएं दी जाती हैं। इसी कारण संयुक्त परिवार की प्रकृति अधिक अनुशासित होती है और इन अपने कर्तव्यों का पालन करती है। ये तो आपके हो गए भारतीय संयुक्त परिवार के विशेषताएं। अब हम भारतीय परिवार के गुण और दोष या समस्याएं अगले वीडियो में देखेंगे और उसका अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आगे से अध्ययन इसी के अनुसार करना है और अपने नोट्स भी इसी वीडियो को सुनकर अपने नोट्स भी तैयार करने हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।